हेलो बच्चा लोग, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास में सबसे पहली चीज़ की हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है। कक्षा 12 क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, क्लास 12 कक्षा 12 रसायन विज्ञान के ऊपर हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, ठीक है बेटा। क्लास 12 कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बारे में डिस्कस हो रहा था। इस पर डिस्कस करते हुए हम लोग सिलेबस के हिसाब से, यदि आप एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, थर्ड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है बेटा। केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बल गतिकी, ठीक है बेटा। यानी ये चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान के अंदर एनसीईआरटी चैप्टर 3 के हिसाब से नाम है चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करते हुए, रासायनिक बलगतिकी को शुरू करते हुए हम लोगों ने इसमें कुछ बातचीत कर रखी है। क्या क्या बात कर रखी है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली टॉपिक जो इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था रासायनिक बलगतिकी के अंदर सबसे पहली चीज की ये क्या होता है, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो इसको पढ़ते वक्त हम लोगों ने कहा था रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग परिवर्तन तथा वेग पर पड़ने वाले कुछ कारकों के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको पढ़ते हुए फिर हम लोगों ने इसके पहले टॉपिक को डिस्कस किया था जिसका नाम है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया यानी तीव्र अभिक्रिया पर डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, ठीक है, मंद अभिक्रिया, इस पर डिस्कस किया था, इस पर बातचीत की थी। उसके बाद इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े थे और उसी में हम लोगों ने अति मंद अभिक्रिया, ठीक है, अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, इसके ऊपर भी बातचीत किया था, ठीक है। मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, ये सारी बातचीत करने के बाद फिर हम लोगों ने यहां से आगे बढ़ते हुए अभिक्रिया का वेग नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग नियम, ये टॉपिक पर डिस्कस किया था। अभिक्रिया का वेग नियम, वेग नियम, इसको मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एक रिलेशन आपको मिली थी, वेग बराबर, क्या रिलेशन मिला था भाई, वेग बराबर वेग स्थिरांक, वेग बराबर वेग स्थिरांक इनटू, वेग बराबर वेग स्थिरांक इनटू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पावर एन, ये रिलेशन मिली थी हम लोग को, ठीक है। इस रिलेशन को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है बेटा, उम्मीद है सबको याद होगा जिन लोगों ने क्लास कर रखी है, ठीक है। हम लोगों ने यहां तक पढ़ने के बाद फिर उसके अंदर स्टार्ट किया था कि भाई आप बताओ कि ये एन क्या है, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने ये सारी बातें कर रखी हैं। इन सभी बातों को करते हुए हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर रखा था कि आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, आर्हेनियस समीकरण के व्यंजक क्या प्राप्त होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बात की थी, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण, ठीक है बेटा, आर्हेनियस समीकरण। और आर्हेनियस समीकरण पे बात करते हुए हम लोग को व्यंजक मिला था, जो व्यंजक हम लोगों ने फाइंड आउट किया था या सॉल्व किया था, सीधे सीधे आप कह सकते हो, ठीक है। वहां पर log K2 अपन K1 इज इक्वल टू log K2 अपन K1 इज इक्वल टू 0.693, नहीं, EA अपन RT ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपन T2 इंटू T1, ये रिलेशन हमें मिला था। यानी कि log K2 अपन K1 इज इक्वल टू EA अपन RT T2 माइनस T1 अपन T1 इंटू T2। अब इस केस में एक और फंक्शन मिल जाता था यहाँ पर, यदि आप log बेस E ना हो, बेस 10 हो, तो उस केस में log K2 अपन K1 ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है, इज इक्वल टू EA अपन RT। अब बात ये आती है कि सर इसमें जो मल्टीप्लाई कर रहे हो 2.303 का, वो क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि आप यहाँ पे जो फंक्शन सॉल्व करते हो उस फंक्शन में जो लॉग फंक्शन होता है, ठीक है, जो लॉग फंक्शन होता है वो बेस में ई होता है, 4 घातांक की श्रेणी होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है। लेकिन हमें मैथमेटिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लॉग के बेस में हमें 10 चाहिए, लॉग के बेस में क्या चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है बेटा। आई बात समझे, लॉग के बेस में क्या चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। अब ये लॉग के बेस में 10 चाहिए, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं। अब ये सारी चीज़ें इस तरीके से कंसीडर करते हुए हम लोगों ने यहाँ तक बात कर रखी थी। आज हमें जो हमारा मेन टॉपिक हमें शुरू करना है वह है अभिक्रिया वेग टक्कर सिद्धांत। अभिक्रिया वेग टक्कर सिद्धांत, ठीक है बेटा। इस टॉपिक को शुरू करना है, आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया वेग टक्कर सिद्धांत। बात ये क्या होती है कि भाई टक्कर सिद्धांत क्या होता है या कोलिजन थ्योरी किसे कहते हैं, ठीक है। सीधे सीधे अभिक्रिया वेग टक्कर सिद्धांत कहिए या इसे कोलिजन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या टक्कर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब बात ये आती है टक्कर सिद्धांत क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहली चीज ना, कुछ पॉइंट वाइज बातें हैं, उसको समझते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहली पॉइंट, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में
प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का टक्कर होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्या मतलब है इसका सर? मतलब समझिए, यदि कोई रिएक्शन करा रहे हो आप, जैसे मतलब A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी, ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C और D का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज इस बात का याद रहे कि A और B जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और A और B आपस में रिएक्ट करके C और D का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है भाई, A और B रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन में हो क्या रहा है? तो सबसे पहली चीज अभिकारक अणु A जो है, अभिकारक मतलब A हमारे जो पास अभिकारक है और अभिकारक B जो हमारे पास है, अभिकारक A के कुछ अणु और अभिकारक B के कुछ अणु वो आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच कोलिजन हो रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच कोलिजन हो रहा है, तब जाके C और D का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सपोज करिए कि ये A के अणु हैं और यहां पर ये B के अणु रखे हुए हैं, ठीक है, ये A के अणु रखे हैं, ये B के अणु रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसे टकराते जाएंगे और प्रोडक्ट बनता रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये टकराते जरूर हैं, लेकिन हर एक टक्कर के पश्चात उत्पाद बने इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब जब कोई अभिकारक A और B आपस में, अभिकारक A और B के जो अणु हैं आपस में टक्कर तो खा रहे हैं, लेकिन ये टकराने के पश्चात उत्पाद बनाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहली कंडीशन मैंने ये बताई कि प्रत्येक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं का टकराना अति आवश्यक होता है, मतलब पहले टकराने चाहिए। क्लियर है? ठीक है भाई, तो अच्छी बात है सर, टकरा जाएंगे तो क्या करेंगे सर? देखो, जब अभिकारक अणु आपस में कोलैप्स करते हैं यानी टक्कर करते हैं या टकराते हैं, तो टकराने के पश्चात, ठीक है, क्या करते हैं भाई? प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का टक्कर होना अति आवश्यक है। पहली कंडीशन, टकराना अति आवश्यक है, टकरा गए, वेरी गुड। टकराने के पश्चात दूसरी कंडीशन है कि अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाले प्रत्येक टक्कर के दौरान उत्पाद बने इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। प्रत्येक टक्कर के दौरान प्रत्येक टक्कर के पश्चात उत्पाद बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब मान लो कि अभिकारक A और B के 100 अणु आपस में टकराएं, अभिकारक A है और अभिकारक B है, अभिकारक A के भी 100 अणु आपस में टकरा गए और अभिकारक B के भी 100 अणु आपस में टकरा गए, अभिकारक A और B के 100 अणु आपस में टकरा गए, तो टकराने के पश्चात प्रत्येक टक्कर के पश्चात हर एक टक्कर के दौरान उत्पाद का निर्माण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, टक्कर अति आवश्यक है, पहली कंडीशन यह है। दूसरी कंडीशन है प्रत्येक टक्कर के पश्चात उत्पाद बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां पर याद रखिएगा, जिस टक्कर के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है, जिस टक्कर के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है, उस टक्कर को प्रभावी टक्कर के नाम से जाना जाता है। मतलब नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि पहली कंडीशन अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन प्रत्येक टक्कर के पश्चात उत्पाद बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरी कंडीशन के अंदर हमने तीसरी पॉइंट के अंदर लिखा, जिस टक्कर के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है उस टक्कर को प्रभावी टक्कर के नाम से जाना जाता है। मतलब वह टक्कर, जिस टक्कर के दौरान उत्पाद का निर्माण होगा, उस टक्कर को हम प्रभावी टक्कर या इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो भाई। यदि इतनी पॉइंट समझ में आ गई, मतलब कि ये 3 बिंदु समझ में आ गए, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि अब इस केस में प्रभावी टक्कर तक बात हम लोगों ने कर ली। अगली पॉइंट, जिन टक्करों के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें या उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रभावी टक्कर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कहते हैं। इन टक्करों में भाग लेने वाले, ठीक है, इन टक्करों में भाग लेने वाले अणुओं को सक्रिय अणु या एक्टिव मॉलिक्यूल
एक्टिव मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। मतलब ध्यान से याद रखिएगा कि प्रत्येक टक्कर के दौरान उत्पाद नहीं बनते हैं, और जिस टक्कर के दौरान उत्पाद बनते हैं उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, और प्रभावी टक्कर में उस प्रभावी टक्कर में जो अणु भाग लेते हैं उन अणुओं को सक्रिय अणु के नाम से जाना जाता है। अब ये सक्रिय अणु जो होते हैं उनके पास एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सक्रिय अणुओं के पास सक्रिय अणुओं के पास सक्रिय अणुओं के पास अणुओं के पास अणुओं के पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे सक्रियण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सक्रियण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी सक्रिय अणु हमारे पास हैं उन सक्रिय अणुओं के पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब ये जो सक्रिय ऊर्जा हमारे पास है ये क्या होती है भाई, यानी किसे कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, ये क्या होती है, किसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा क्या है, ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा की यदि बात की जाए तो सक्रिय ऊर्जा वह किसी परमाणु की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है। सक्रिय ऊर्जा किसी अणु की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है, अणु की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। फिर से समझो बेटा क्या बोला गया, यानी सक्रिय ऊर्जा किसी अणु की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे मान लीजिए A + B गिव राइज टू C + D, ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में अभिकारक अणु मतलब अभिकारक A है, उस अभिकारक में कई सारे अणु होंगे, तो उन अणुओं को इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जो एक्टिवेट कर रहा है, मतलब जो प्रेरित कर रहा है, वो उनके पास उपस्थित उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है, और वह एक्टिवेशन एनर्जी ही इनको एक्टिवेट करती है कि भैया एक काम करो, इस रासायनिक अभिक्रिया में A और B के साथ रिएक्ट करो, और रिएक्ट करने के बाद C और D का फॉर्मेशन करो। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। यदि इतनी बातें क्लियर हो गई तो यहां से आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा, ठीक है, अणुओं को प्राप्त होने वाली सक्रिय ऊर्जा अणुओं के टक्कर के पश्चात प्राप्त होती है। अणुओं के टक्कर के पश्चात प्राप्त होती है। मतलब अणुओं को प्राप्त होने वाली जो सक्रिय ऊर्जा है वह जब अणु आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ये जो सक्रिय ऊर्जा है वह किसी के अंदर होती नहीं है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया में वो पार्टिकल्स यानी वो कण जब एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के पश्चात उनके पास एक एनर्जी आती है, और उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलो, इतनी बातें यदि समझ में आ गई तो अगली पॉइंट हम लोग समझेंगे कि सक्रिय ऊर्जा को कैलोरी प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, कैलोरी प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, अब बात आती है कि सर लेकिन ऊर्जा का मात्रा तो जूल होता है। अब जूल में होता है लेकिन आप यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हो कैलोरी प्रति मोल, तो पहली चीज तो ये बताओ कि कैलोरी पर मोल क्या है, पहली बात तो ये बताओ। दूसरी चीज ये बताओ कि कैलोरी कैसे फाइंड आउट करता है और प्रति मोल का मतलब क्या है। ठीक है, देखो भाई, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट सीधी सी बात है, प्रोडक्ट छोड़ दो अभी। रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट की मात्रा होती है वो मोल में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? पदार्थ की जो मात्रा नापी जाती है उसमें नापी जाती है मोल में। तो मतलब एक मोल को एक्टिवेट करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? तो मान लो कि मैंने कहा कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वह 30 कैलोरी प्रति मोल है, 30 कैलोरी प्रति मोल है। तो मतलब क्या है, एक मोल को एक्टिवेट करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो 30 कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए? 30 कैलोरी चाहिए, ये इसका मतलब है। अब रही बात की सर लेकिन ऊर्जा का मात्रा तो जूल होता है ना सर, जूल पर मोल हो तो बात समझ में आ जाती है
कि एक मोल को एक्टिवेट करने के लिए इतने जूल की आवश्यकता पड़ती है। हाँ भाई, जूल और कैलोरी एक ही बात है, बस थोड़ा समझो ध्यान से। क्लास 10th यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, कक्षा 10वीं में यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो फिजिक्स में टॉपिक है हमारे पास पावर एंड सामर्थ्य, ठीक है। वहां पर लास्ट पॉइंट में आओगे पावर एंड सामर्थ्य को पढ़ते हुए, तो वहां पर यहाँ मतलब वहां पे पढ़ते हुए तो वहां पे टॉपिक आती है एच, और एच क्या है? उष्मा है। उष्मा क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। और ऊर्जा के रूप को व्यक्त करने के लिए हम एच प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर एच का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। कह तो कैसे आता है सर? कह तो सर ऊर्जा का रूप है तो कैलोरी क्या लिख रहे हो, ठीक है, कैलोरी क्यों लिख रहे हो, ठीक है, इसके जगह जूल लिखो। नहीं तो यहाँ पर लिखते हैं कैलोरी, क्योंकि हीट फॉर्म में है ना, ठीक है, कैलोरी लिखते हैं। कैलोरी बनता किस में है, कैसे है? जो उस ऊर्जा की वैल्यू है जूल में ना, जो वैल्यू जूल में है, मान लो कि 40 जूल है, ठीक है, 40 जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, इसमें 4.18 या 40 में 4.2 का भाग देने पर जो वैल्यू क्रिएट होकर आती है उसी को हम क्या कहते हैं? उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब यहां से आगे बात करते हुए मैं 2 पॉइंट और इसमें डिस्कस करूंगा। एक ये, ठीक है, सबसे पहली चीज, किसी भी अभिक्रिया में, जो पॉइंट है यहां पर अगला, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा का मान, सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित होता है, निश्चित होता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का ताप या अभिकारक की सांद्रता, या अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ाने पर सक्रिय ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। याद रखिएगा, मान बढ़ाने या घटाने दोनों बात लिख सकते हैं ना, बढ़ाने या घटाने पर सक्रिय ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए A + B गिव राइज टू C + D, एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक अणु है, उस अभिकारक अणु की जो सक्रिय ऊर्जा है वो EA से रिप्रेजेंट होती है ना, किससे रिप्रेजेंट होती है? EA से, ठीक है, EA से। इसकी वैल्यू मान लीजिए 30 कैलोरी प्रति मोल है, 30 कैलोरी प्रति मोल है। EA का मान 30 कैलोरी प्रति मोल लिखा हुआ है, ठीक है, EA का मान 30 कैलोरी प्रति मोल लिखा हुआ है। तो इस अवस्था में 30 कैलोरी प्रति मोल की इस अवस्था में यदि ये कहा जाए कि जिस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 30 कैलोरी प्रति मोल है, उस अभिक्रिया का तापमान या तो बढ़ा दिया जाए या तो घटा दिया जाए, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, या तो इसकी सांद्रता, या तो इसकी सांद्रता बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। तो क्या इसकी जो सक्रिय ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जाएगी? तो नहीं। तापमान में कुछ भी परिवर्तन किया जाए, सांद्रता में कुछ भी परिवर्तन किया जाए, सक्रिय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि आप अभिकारक सांद्रता, जो अभिकारक हमारे पास है, उस अभिकारक का ताप या सांद्रता में परिवर्तन करते हो तो उस अभिकारक अणु की एक्टिवेशन एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में? इतनी। यहां तक में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगली पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। अगली पॉइंट को बात करते वक्त 2 बातें मैं पहले कर लूं। क्या आप लोग को पता है कि उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? कैटलिस्ट वह बाह्य कारक होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह बाह्य कारक होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अर्थात वेग को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। यानी सामान्य तौर पे क्या है इसका काम? कैटलिस्ट का काम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना। अब इसकी अवस्था में 2 बातें आती हैं कि यदि कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ठीक है, तो अभिक्रिया को बढ़ा देगा, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा। यदि वो नेगेटिव कैटलिस्ट है तो अभिक्रिया की गति को घटा देगा। और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है या नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है या ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? यदि धनात्मक उत्प्रेरक की यदि बात करूं मैं तो यानी उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है इसे, उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट की बात की जाए तो नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब यह है कि उत्प्रेरक विष कहा जाता है इसे, ठीक है, उत्प्रेरक विष, ठीक है बेटा, उत्प्रेरक विष, जिनका काम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देना, रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देना, ये इनका काम होता है। यानी उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हमें एक बात करनी है, वह है धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, पॉजिटिव उत्प्रेरक, ठीक है।
अब बात ये आती है कि अगला पॉइंट है, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक या इसे कह सकते हैं धन उत्प्रेरक, धन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं के, अभिकारक, अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं, अभिकारक अणुओं की अभिकारक अणुओं की गति, अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, घट जाती है। ध्यान से समझिए क्या लिखा है हमने। यदि कोई केमिकल रिएक्शन है आपके पास, मान लीजिए A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी है, A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी है, ये केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट आपने यूज कर रखा है। कैटलिस्ट के नाम पे मान लीजिए कि, मान लीजिए F यूज कर, हटाइए F क्यों लिखते हैं, आपने निकल यूज कर रखा है, ठीक है, ये हमारा कैटलिस्ट है, ठीक है, निकल क्या है हमारे पास, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। अब ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, यानी धनात्मक उत्प्रेरक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अब ये पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो किसी भी रासायनिक, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ाएगा। लेकिन इस केस में अभिकारक अणु जो A और B हैं, जो अभिकारक अणु A और B हैं, A की सक्रियण ऊर्जा, A की सक्रियण ऊर्जा क्या है, A की सक्रियण ऊर्जा, इसको घटा देते हैं, घटा देते हैं। सक्रिय ऊर्जा मतलब, इनकी सक्रिय ऊर्जा मतलब कि, अब ये बात की सक्रिय ऊर्जा घटा देने का क्या मतलब है भाई, ठीक है, मतलब कि यहां पर सामान्य तौर पे सक्रिय ऊर्जा का मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, ठीक है। अब इस केस में जब ये इसकी सक्रिय ऊर्जा मान लो 30 कैलोरी थी, ठीक है, 30 कैलोरी प्रति मोल थी, हाँ, इस कैटलिस्ट ने इस एनर्जी को कम करके 15 कैलोरी प्रति मोल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मतलब जिस अणु के पास 15 कैलोरी प्रति मोल एनर्जी होगी वो भी इस अभिक्रिया में भाग ले लेगा, ठीक है। अभी क्या थी, विदाउट इसके, जब विदाउट कैटलिस्ट हम बात कर रहे थे तो हमें अभिक्रिया कराने के लिए 30 कैलोरी प्रति मोल की आवश्यकता थी, 30 कैलोरी प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता थी। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करा दिया, कैटलिस्ट को उपस्थित करा दिया, तो अब उस केस में अभिकारक अणुओं के पास, जो हमारे पास अभिकारक अणु हैं, जिसे हम सक्रिय अणु भी कह रहे हैं, एक्टिवेट मॉलिक्यूल कह रहे हैं, उनके पास यदि अब 15 कैलोरी प्रति मोल की ऊर्जा होगी तो भी अभिक्रिया हो जाएगी। जब अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणुओं की या अभिकारक अणुओं की या सक्रिय अणुओं की, सक्रिय अणुओं की या अभिकारक अणुओं की या सक्रिय अणुओं की या क्रियाशील अणुओं की, क्रियाशील अणुओं की, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ना बेटा, बोलो, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी सीधे सीधे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं या सक्रिय अणुओं या क्रियाशील अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उस केस में क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? यहां तक यदि बातें समझ में आ गई तो लास्ट पॉइंट बात करते हैं, और लास्ट पॉइंट में दो बातें समझिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो टक्कर होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो टक्कर होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है प्रॉपर टक्कर, एक होती है इम्प्रॉपर टक्कर, ठीक है। यदि वो प्रॉपर टक्कर हो रहा होगा, ठीक है, तो उस केस में अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और यदि इम्प्रॉपर टक्कर हो रहा होगा तो उस केस में अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। अब बात यह आती है कि प्रॉपर टक्कर क्या होता है, या प्रॉपर कोलिजन किसे कहते हैं, या इम्प्रॉपर कोलिजन, इम्प्रॉपर कोलिजन किसे कहते हैं, ठीक है। ये दो बातें हम लोग को करनी है, समझो ध्यान से। यदि मान लो अभिकारक अणु है ना, ये रहा अभिकारक अणु ए, ये ए के अभिकारक अणु है, इनको बी के साथ रिएक्ट करना है, किसके साथ रिएक्ट करना है भैया, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करना है, बी के साथ। ऐसे मोशन कर रहे हैं ये। जब ये टक्कर खाएंगे तो एक समय पर कितने अणु एक दूसरे से कोलिजन करेंगे बताओ, केवल दो अणु एक दूसरे के साथ, बाकी पीछे वाला तो वेट कर रहा होगा ना कि मेरा नंबर आएगा, बोलो भाई मेरा नंबर आएगा तो मैं टकराऊंगा, फिर टकराने के बाद उत्पाद बनाऊंगा। तो इस केस में अभिक्रिया को पूरा होने में, अभिक्रिया, अभिक्रिया को पूर्ण होने में, पूर्ण होने में अधिक समय लगेगा, अधिक समय लगेगा, बोलो अधिक समय लगेगा। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन, ठीक है, अपूर्ण संघट्य, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास अभिकारक ए और बी के अणु इस प्रकार से हों, ये रहा ए के अणु और दूसरा ये रहा बी के अणु, ठीक है, और इनको इस प्रकार से टक्कर करा दिया जाए, तो इस केस में अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, अभिक्रिया
की गति बढ़ जाएगी। क्लियर है? बोलो। यानी इस अवस्था में अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना बेटा, बोलो। ठीक है, यानी इस अवस्था में अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होने पर अभिक्रिया की गति बढ़ेगी और इस तरीके से अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होने पर अभिक्रिया की गति इसकी तुलना में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अणु जब भाग लेगा तो बाकी सब अणु वेट कर रहे होंगे कि जब ये कोलैप्स करके मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर उत्पाद बना लेंगे तब हमारा नंबर आएगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि जैसे मान लो ये इसका पहला अणु और इसका पहला अणु ये दोनों भाग ले रहे हैं और ये जब तक उत्पाद बना के खाली नहीं हो जाएंगे तब तक दूसरे का नंबर नहीं आएगा। लेकिन यहां पर अभिकारक अणुओं की संख्या ज्यादा कोलैप्स करेगी, ज्यादा लोगों में भाग मतलब कि कोलिजन होगा, टक्कर होगा, जिसकी वजह से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या होगी? तेज होगी। क्लियर है इतनी बातें? बोलो बेटा। ठीक है, चलो यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, मतलब अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। ये कुछ 7-8 पॉइंट रहे होंगे, 7-8 पॉइंट अभिक्रिया टक्कर सिद्धांत के बारे में, जिसमें मैंने क्या क्या कहा यदि रिवाइज करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, पहले पॉइंट के अंदर मैंने कहा प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का टक्कर होना अति आवश्यक है। मतलब प्रत्येक अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अभिकारक अणु जो होंगे उनके बीच टक्कर होना अति आवश्यक है। टक्कर तो होगा ही होगा, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक टक्कर के पश्चात उत्पाद बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब जब टक्कर होगा, जैसे सामान्य तौर पे पहले प्रोसेस में कहा टक्कर होगा, ठीक है भाई, तो क्या टक्कर होगा तो क्या उत्पाद बनेगा? नहीं भाई, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है ऐसा कुछ कि टक्कर होगा तो उत्पाद बनेगा ही। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जिस टक्कर के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है उस टक्कर को प्रभावी टक्कर के नाम से जाना जाता है। यानी जिस टक्कर के दौरान उत्पाद बनेगा, जिस टक्कर के दौरान उत्पाद बनेगा उस टक्कर को हम प्रभावी टक्कर के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बात समझ में आ गई तो अगले पॉइंट के अंदर मैंने लिखा जिन टक्करों के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं और इन टक्करों में भाग लेने वाले अणुओं को सक्रिय अणु के नाम से जाना जाता है। यानी जिन टक्करों के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है उन टक्कर को प्रभावी टक्कर कहा जाता है और उन टक्करों में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं को, उन टक्कर में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं को, ठीक है, जो भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो उन अभिकारक अणुओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? सक्रिय अणु के नाम से जाना जाता है, यानी एक्टिवेट मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, मैंने लिखा यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करूं मैं तो सक्रिय अणुओं के पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे सक्रिय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक अणुओं के पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे सक्रिय ऊर्जा के नाम से या सक्रिय ऊर्जा के नाम से, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? तो मैंने यहां लिखा, यहां सक्रिय ऊर्जा किसी अणु की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है, सक्रिय ऊर्जा किसी अणु की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उसे, यानी उस अणु को, जिस अणु के पास वो सक्रिय ऊर्जा है, उसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, यानी किसी भी अणु के लिए सक्रिय ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उस अणु को उस अभिक्रिया में, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। यह रहा एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनेशन। फिर हम लोगों ने बात किया कि अणुओं को प्राप्त होने वाली सक्रिय ऊर्जा के टक्कर के पश्चात प्राप्त होती, मतलब कि किसी भी अणु के पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो सक्रिय ऊर्जा है, वह इस बात पर प्राप्त होगी कि वो उनका टक्कर हुआ है या नहीं। यदि वो टकराए हैं, यदि वो टक्कर किए हैं, तब उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यदि वो नहीं टकराए हैं तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी। क्लियर है? जैसे कि मैंने लिखा है, अणुओं को प्राप्त होने वाली सक्रिय ऊर्जा अणुओं के टक्कर के पश्चात प्राप्त होती है। यदि अणु टकराएंगे नहीं तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा मैंने, सक्रिय ऊर्जा को कैलोरी प्रति मोल में प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, कैलोरी प्रति मोल या उसे जूल पर मोल के नाम से भी जाना जाता है। कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल दोनों बातें कही है, बस कंडीशन यह है कि कैलोरी, जब कैलोरी की बात करोगे तो कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है और जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन जब कैलोरी की बात करते हैं तो उष्मा के रूप में मेजर की जाती है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, यह बात आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी सुन लीजिए कि उष्मा जो होता है ऊर्जा का रूप होता है। जब ऊर्जा को उष्मा में कन्वर्ट किया जाता है तो उस केस में उस वैल्यू में 4.18 या 4.2 से भाग दिया जाता है। भाग देने पर जो वैल्यू आती है उसका मात्रक कैलोरी, मतलब उसका मेजरमेंट यूनिट जो यूज करते हैं वह कैलोरी यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल करके दिखाए हैं कि भैया इस तरीके से काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने बात किया कि किसी भी अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित होता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी एक मॉलिक्यूल के पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का ताप या अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी, सांद्रता का मान बढ़ाने या घटाने पर सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु है, उसके जो अणु है, उस अणुओं के पास जो ऊर्जा है, जो सक्रिय ऊर्जा के नाम पे है, वो निश्चित होती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है यदि आप अभिक्रिया के ताप या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करते हो तो ऐसी अवस्था में। लेकिन यदि आप उस रिएक्शन में कैटलिस्ट का प्रयोग करते हो, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हो, तो उस अवस्था में उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान घटता है। लेकिन याद रखिएगा, कौन सा उत्प्रेरक? धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया, धनात्मक उत्प्रेरक यदि उपस्थित होगा अभिक्रिया में तो उस अवस्था में सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाएगा। घटने का मतलब यहां इस बात से है कि यदि ये अभिकारक अणु हमारे पास ए और बी के अणु थे और इनको एक्टिवेट करने के लिए जो ऊर्जा हमें लगती थी वो 30 कैलोरी पर मोल लग रही थी, तो अब इनकी इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में इनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी वो 15 कैलोरी प्रति मोल की आवश्यकता ही पड़ेगी।
जाएगी, मतलब जितनी लगनी चाहिए थी उससे कम ऊर्जा लगेगी। जब उससे कम ऊर्जा लगेगी तो ये सारे के सारे जो अणु होंगे वह क्या होंगे, तेज रिएक्ट करेंगे, और जब तेजी से रिएक्ट करेंगे तो उस अवस्था में, जब वो तेजी से रिएक्ट करेंगे तो उस अवस्था में अभिक्रिया का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा तो उत्पाद बनने की दर भी बढ़ जाएगी और आपको उत्पाद जल्दी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर नेक्स्ट हम लोगों ने कहा था कि चक्कर दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं प्रॉपर कोलिजन और एक को कहते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन। ठीक है, एक को कहते हैं प्रॉपर कोलिजन और दूसरे को कहते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन। प्रॉपर कोलिजन का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से संघट्ट होना चाहिए। ठीक है, यदि पूर्ण रूप से संघट्ट होगा तो उस अवस्था में आपके उत्पाद के बनने की दर बढ़ जाएगी, लेकिन अपूर्ण ढंग से होगा तो उस केस में उत्पाद की जो दर होगी वो घट जाएगी। कैसे होगा सर? एक तरीका यह है जिसे इम्प्रॉपर कोलिजन कहते हैं या अपूर्ण संघट्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कोलिजन होना चाहिए, अभिकारक अणु ए इस प्रकार से अरेंज है और बी इस प्रकार से अरेंज है, तो इस केस में एक अणु के साथ भाग लेगा और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे अणु का नंबर नहीं आएगा। लेकिन यदि आप यहां पे देखो तो दूसरा तरीका यह है कि इस तरीके से कोलिजन हो जाए, और इस तरीके से यदि कोलिजन होता है तो इस अवस्था में, इस स्थिति में इनके कोलिजन पर आप देखोगे तो यहां पर अभिक्रिया की गति बढ़ेगी और उत्पाद की मात्रा भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? यदि इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कि हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलिटी की, यानी आणविकता की। आणविकता भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना तो हर साल में यूपी के अंदर 7 पेपर बनते हैं। ठीक है, और 7 पेपर बनते हैं और 7 में से यूपी के अंदर 7 पेपर बनते हैं और 7 में से किसी ना किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा कि आणविकता क्या होती है और कोटि क्या होती है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। टॉपिक होगा आणविकता और कोटि। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।